नमस्कार दोस्तों। 1 जुलाई से 15 जुलाई के करंट अफेयर्स के बाद आज हम लेकर आए हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे जुलाई माह के करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद रामबाण साबित होने वाले हैं। शुरू करेंगे आज का पहला करंट अफेयर्स। नंबर 16, हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर हेमचंद पांडे, मोहन रौतेला, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी। और चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा उसको हम टिक करने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस करंट अफेयर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं, तो इनको भी हम नोट करेंगे। अगर आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आते हैं तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट करें। अगर आपको आते हैं तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लें। नया अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गजेंद्र जोशी, मूल निवास उत्तराखंड के चंपावत जिले के लटोली गांव के निवासी, सैन्य पृष्ठभूमि भारतीय सेना में 38 वर्षों से अधिक की लंबी सेवा, स्ट्राइक 1 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। स्थापना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है 15 मई 2001। मुख्यालय है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। प्रथम अध्यक्ष हैं इसके श्री NP नवानी। आयोग की पहली महिला सदस्य हैं सुधा पांडे। इस आयोग की प्रथम महिला सदस्य हैं ये सुधा पांडे। प्रश्न 17, PGI डी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जनपद स्कूलों में पठन पाठन के मामले में सबसे फीसदी अंतिम स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चमोली और बागेश्वर। तो सबसे निचले स्थान पर रहा है ऑप्शन बी, हरिद्वार। इसका जो उत्तर है PGI डी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जनपद स्कूलों में पठन पाठन के मामले में सबसे अंतिम स्थान पर रहा है, तो वो हरिद्वार है। सरकारी स्कूलों में पठन पाठन को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए व्यय कर रही है, लेकिन सरकारी शिक्षा की व्यवस्था साल दर साल बद से बदतर होती जा रही है। राज्य आज भी प्रचेष्टा एक श्रेणी में है। केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रेडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट PGI डी सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्तराखंड का हरिद्वार जनपद सबसे फीसदी रहा है, जो आप लोगों ने ऑप्शन में भी देखा है। 6 अलग अलग मानकों में किए गए जनपद स्तर के राष्ट्रीय सर्वे में हरिद्वार ने 600 में से केवल 310 अंक प्राप्त किए। उधम सिंह नगर 12वें, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी 11वें स्थान पर रहा। 352 अंक अर्जित कर चमोली पहले, 344 अंक लेकर पिथौरागढ़ दूसरे और 343 अंकों के साथ बागेश्वर तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग के अंतर्गत जनपद स्तर पर स्कूलों की समुचित प्रगति जानने के लिए 6 मानक दिए हैं। इनमें प्रदर्शन के आधार पर जनपदों को अंक दिए गए हैं। तो आपको नोट कर लेना है कि पहले स्थान पर रहा है चमोली और अंतिम स्थान पर रहा है हरिद्वार PGI डी सर्वेक्षण रिपोर्ट में। प्रश्न 18, दिस ट्री वोंट फॉल डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंड की किस 83 वर्षीय महिला पर्यावरण संरक्षक के संघर्ष पर आधारित है? ऑप्शन ए है गौरा देवी, ऑप्शन बी सुदेशा देवी, ऑप्शन सी बचनी देवी और ऑप्शन डी है वंदना शिवा। तो 18 का उत्तर है बी, सुदेशा देवी। तो यह डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंड की 83 वर्षीय महिला पर्यावरण संरक्षक के संघर्ष पर आधारित है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं आगे। उत्तराखंड की चर्चित डॉक्यूमेंट्री दिस ट्री वोंट फॉल ये पेड़ नहीं गिरेगा का चयन प्रतिष्ठित लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। यह फिल्म 83 वर्षीय पर्यावरण संरक्षक सुदेशा देवी के संघर्ष, साहस और चिपको आंदोलन में उनके योगदान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगी। करीब 4 वर्षों में तैयार हुई यह डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंड के हिमालयी गांवों की उन महिलाओं की प्रेरक कहानी को सामने लाती है जिन्होंने लगभग 5 दशक पहले पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन को नई पहचान दी थी। फिल्म में दिखाया गया है कि सीमित संसाधनों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद महिलाओं ने प्रकृति संरक्षण के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई। दीपक ने बताया कि इतिहास के कुछ
सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन गौरा देवी जैसी उन महिलाओं की वजह से शुरू हुए जिनकी जिंदगी उन जंगलों से गहराई से जुड़ी थी जिन्हें वे अपना घर मानती थी। दिस ट्री वोंट फॉल उस महिला की कहानी है जिसने पेड़ों को कटने से बचाने को उन्हें गले लगा लिया। फिल्म की कहानी दीपक रमोला व अपूर्वा बख्शी ने लिखी है। निर्माण अपूर्वा बख्शी, दीपक रमोला व मनीषा मनीषा त्यागराजन ने किया है। ध्रुव वर्मा और सिद्धार्थ गोविंद ने सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी निभाई है। संपादन अजीत नायर और ध्रुव वर्मा ने किया है। फिल्म का संगीत ताजदार जुनैद ने तैयार किया है। दीपक ने बताया, फिल्म महिलाओं की पर्यावरण समझ, उनके नेतृत्व और जमीनी संघर्ष को प्रभावी ढंग से सामने लाती है। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में चयन, उत्तराखंड चिपको आंदोलन और सुदेशा देवी के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह फेस्टिवल लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में 29 जुलाई तक चलेगा। तो जो भी आप लोगों ने देखा अभी इस उत्तराखंड की चर्चित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में, और यहां से अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगते हैं कि आगामी पेपरों में आपके काम आ सकते हैं तो उनको आप जरूर नोट करें। जैसे यहाँ पर लिखा है, फिल्म का संगीत तैयार किया है ताजदार जुनैद ने और फिल्म की कहानी लिखी है दीपक रमोला और अपूर्वा बख्शी ने। और यह फिल्म लंदन के बर्मिंघम और मैनचेस्टर में 29 जुलाई तक चलेगी। नंबर 19, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य तोहफे के रूप में क्या भेंट किया? ऑप्शन ए है असम की मनोहरी गोल्ड चाय, ऑप्शन बी है ओडिशा का इकत कपड़ा, ऑप्शन सी है कश्मीरी पपियर मासे बाउल और ऑप्शन डी है उत्तराखंड की ऐपण कला। तो इन्होंने मुख्य तोहफे के रूप में भेंट किया है ऑप्शन डी, उत्तराखंड की ऐपण कला। उत्तराखंड की ऐपण कला। नंबर 20, उत्तराखंड में स्थापित होने वाले देश के पहले अग्निवीर रोजगार सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है अग्निवीरों के कौशल विकास, मार्गदर्शन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, अग्निवीरों को सैन्य प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी है सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन प्रदान करना और ऑप्शन डी है युवाओं को सेना में भर्ती के लिए चिकित्सा सहायता देना। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्निवीरों के कौशल विकास, मार्गदर्शन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो उत्तर है इसका ए। अग्निवीरों को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्य की सरकारी सेवाओं में 10% 37 आरक्षण दिया जाएगा। होम स्टे योजना व सीमांत गांवों में स्वरोजगार को विशेष अनुदान। सेना से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की, राज्य में अग्निवीर सेल बनाया जाएगा जो अग्निवीरों को रोजगार, स्वरोजगार व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एकल सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल गठित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। भारत सरकार ने सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत चुने गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है। तो इस योजना की शुरुआत हुई है 14 जून 2022 को। प्रश्न 21, उत्तराखंड के वर्तमान 8वें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गए हैं 3। वह उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राज्यपाल बन गए हैं। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का 1755 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। नंबर 3 है, कथन 3 है, उन्होंने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। 21 का उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सत्य हैं। यहां राज्यपालों की सूची दी गई है उत्तराखंड के। पहले हैं सुरजीत सिंह बरनाला 2000 से 2003 तक। नंबर 2 सुदर्शन अग्रवाल 2003 से 2007 तक ये रहे थे। नंबर 3 बनवारी लाल जोशी 2007 से 2009 तक रहे थे। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है।
बनवारी लाल जोशी। नंबर 4 मार्गरेट अलवा, ये महिला हैं, 2009 से 2012 तक। नंबर 5 अजीज कुरैशी, 2012 से 2015 तक, ये उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल रहे थे। नंबर 6 हैं कृष्णकांत पॉल, के पॉल, 2015 से 2018। नंबर 7 हैं बेबी रानी मौर्य, 2018 से 2021 तक, ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल रही थी। नंबर 8 है गुरमीत सिंह, 15 सितंबर 2021 को ये उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने थे। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का 1755 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब उत्तराखंड में सबसे छोटे कार्यकाल वाले सबसे छोटे कार्यकाल वाले जो राज्यपाल होंगे वो मार्गरेट अलवा होंगे, सॉरी, वो आपके बनवारी लाल जोशी होंगे, जिनका कार्यकाल 2007 से 2009 तक रहा है। और उत्तराखंड के सबसे लंबी अवधि तक के राज्यपाल होंगे गुरमीत सिंह, जो 2021 से अब तक उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। नंबर 22, उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार रामनगर को किस शहर के लिए सीधी एक्सप्रेस रेल सेवा की सौगात मिली है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी हरिद्वार और डी है इसका काशीपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है हमारा देहरादून। उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार रामनगर को किस शहर के लिए सीधी एक्सप्रेस रेल सेवा की सौगात मिली है? तो ये देहरादून तक मिली है। उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार रामनगर को राजधानी देहरादून के लिए सीधी एक्सप्रेस रेल सेवा की सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसका वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने भी वर्चुअली रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। रामनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद अनिल बलूनी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि कुमाऊं के विकास, पर्यटन और रोजगार को नए रफ्तार देने वाला कदम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन चलाने और रामनगर से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन शुरू कराने के प्रयास भी तेजी से किए जाएंगे। दोस्तों अब आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए रोको और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यह प्रश्न यूकेपीएससी द्वारा 19 जुलाई 2026 को आयोजित सहायक लाइब्रेरियन, सहायक समीक्षा अधिकारी, एआरओ, अनुवादक और टाइपिस्ट परीक्षा का प्रश्न है। और इसमें पूछा गया है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का कुल बजटीय परिव्यय प्रावधान कितना है? 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें दें। प्रश्न 23, वर्ष 2026 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अब सीधे उत्तर मैं आपको टिक करके बता रहा हूं। तो इसका जो उत्तर है सही बी है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, इनको मिलेगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार अगस्त 2026 में महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था, यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है। कारण, अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों, गुप्त मिशनों और सीमा सुरक्षा में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। प्रमुख योगदान, उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, डोकलाम राजनीति वार्ता और बालाकोट हवाई हमले सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा पहलों में अहम भूमिका निभाई है। पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई थी। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1983 में हुई है। प्रश्न 24, देश की 5वीं साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? और इसकी स्थापना की जा रही है देहरादून, उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। स्थान झाझरा, देहरादून, उत्तराखंड। विज्ञान धाम परिसर, क्षेत्रफल व लागत, यह लगभग 25 एकड़ में फैली है और इस पर लगभग 170-175 करोड़ की लागत आ रही है। उद्देश्य, विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर आम जनजीवन, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जोड़ना है। विजन, सरकार का लक्ष्य है देवभूमि, वीरभूमि और खेल भूमि के साथ साथ उत्तराखंड को विज्ञान एवं नवाचार की भूमि के रूप में स्थापित करना है। भारत की 5 साइंस सिटी, इनके नाम है कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कपूरथला और देहरादून, जिसको आप देख रहे हैं। प्रश्न 25, उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेताओं की राशि कितनी से बढ़ाकर कितनी हुई है? तो ये उत्तर है ऑप्शन 25 का बी, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की धनराशि हो गई है। उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेताओं की जो राशि है वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ हो गई है। परमवीर चक्र विजेताओं की राशि
1.5 करोड़ से 2 करोड़ हुई। शहीद आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से 50 लाख की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में देश के 527 वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें उत्तराखंड के 75 वीर सपूत भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी है। प्रदेश की गौरवशाली सैन्य परंपरा, वीरता पदक विजेताओं की समृद्धि विरासत तथा यहाँ के युवाओं का राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के गुनियाल गांव में राज्य के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण अंतिम चरण में है और सैनिक कल्याण मंत्री हमारे गणेश जोशी हैं। प्रश्न 26, हाल ही में उत्तराखंड में चर्चित रही मार्छा फिल्म निम्नलिखित में से किस मुख्य विषय पर आधारित है? तो यह आधारित है रिवर्स माइग्रेशन, गांवों की ओर वापसी और पारंपरिक खेती। ऑप्शन ए। चर्चित रही मार्छा फिल्म निम्नलिखित में किस मुख्य विषय पर आधारित है? रिवर्स माइग्रेशन पर आधारित है। उत्तराखंड में चर्चाओं में रही गढ़वाली फीचर फिल्म मार्छा रिवर्स माइग्रेशन, गांव वापसी, पारंपरिक खेती और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देती है। मुख्य कलाकार अर्जुन चंद्रा और कामिनी देवसाली है तथा इसके लेखक निर्देशक शिव नारायण सिंह रावत हैं। कहानी, एक पढ़ा लिखा युवा करोड़ों का पैकेज छोड़कर गांव लौटता है और गांव के विकास व कृषि के लिए संघर्ष करता है। संदेश, यह पलायन रोकने और अपनी माटी से जुड़ने का मजबूत संदेश देती है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना हुई है। राज्य में फिल्म निर्माण, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2016 में इसकी स्थापना की गई है। किसकी स्थापना? उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना। प्रश्न 27, प्रदेश में अप्रैल से जून 2026 की अवधि में नेट SGST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो प्रतिशत की वृद्धि हुई है 24%। 27 का सी उत्तर है। प्रदेश में अप्रैल से जून 2026 की अवधि में नेट SGST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में 24% बड़ा जीएसटी संग्रहण। प्रदेश में 24% बड़ा जीएसटी संग्रहण। राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आए तथ्य, प्रदेश ने हासिल की बड़ी कामयाबी। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, प्रदेश में राज्य कर विभाग ने जीएसटी संग्रहण में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नेट SGST संग्रहण में 24% की वृद्धि हुई है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24। प्रश्न 28, उत्तराखंड में वर्ष 2026-27 में कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब के नए बाग विकसित करने की योजना है? तो 28 का उत्तर है बी, 500 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर? 500 हेक्टेयर। उत्तराखंड में वर्ष 2026-27 में कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब के नए बाग विकसित करने की योजना है? 500 हेक्टेयर। सब्सिडी, सेब के नए और आधुनिक बाग विकसित करने के लिए किसानों को 70 से 80% तक की आर्थिक सहायता। वितरण, अति सघन सेब बागवानी के वास्ते जिलों के लिए 17.52 करोड़ की पहली किस्त हाल ही में ट्रांसफर की गई है। वार्षिक लक्ष्य, प्रदेश में इस वर्ष लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नए सेब के बाग लगाने की योजना है। राज्य में लगभग सेब के बागान 12,000 हेक्टेयर में है। प्रतिवर्ष सेब का उत्पादन होता है 44,000 मीट्रिक टन। उद्यान विभाग के प्रभारी अपर निदेशक रतन कुमार ने बताया कि योजना के तहत कम क्षेत्र में बागों को विकसित किया जाना है। यहां पर किंग रोड, मेमा मास्टर, जेड वैन, हैपेक जैसी सेब की प्रजातियों को लगाया जा रहा है। बताया कि जो सेब की प्रजातियां लग रही हैं उनसे 3 से 4 साल में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। साथ ही योजना को क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे एक क्षेत्र में उत्पादन होने से मार्केटिंग को भी लाभ हो। प्रश्न 29, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है प्रोफेसर अमरीश कुमार महाजन को। प्रोफेसर अमरीश कुमार महाजन को बनाया गया है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नए कुलपति। नया नाम प्रोफेसर अमरीश कुमार महाजन। नियुक्ति की तारीख 22 जुलाई 2026। कार्यकाल 3 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। संस्थान श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल। स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक विश्वविद्यालय। श्रीदेव सुमन, जो हमारे श्रीदेव सुमन हैं, उनका जो जन्म हुआ है 25 मई 1916 को हुआ है और इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हुई है। नंबर लास्ट 30वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया है सेवा विधि का विमोचन किया है। लेखक श्री RC लोहनी, पूर्व अपर सचिव। विषय सरकारी सेवा नियम, संवैधानिक प्रावधान, शासनादेश
और न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सरल व व्यवहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करना। तो यहाँ पर आपको फोटो में दिखाई दे रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस किताब को पकड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको आज के यह करंट अफेयर्स कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।